चौधरी साहब के करीबी जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, वो मुझे बता रहे थे कि कुछ पावरफुल लोगों ने पैगाम भिजवाया चौधरी साहब तक कि आप रेस्ट वेस्ट कीजिएगा, घर में रहिएगा। मैंने पूछ बैठा उनसे, मैंने कहा जी ये किसी डील के नतीजे में बाहर आए हैं या कोई मामला कुछ। मैंने सवाल ये किया था बेसिकली कि उन्हें जो उनकी सेहत का प्रॉब्लम है उसका बेनिफिट मिला है या उन्हें कोई रहम किसी को आ गया है या कुछ ऐसा हुआ है। तो मुझे बताया ये गया कि बेसिकली तो हमें पैगाम तो एक आया था, वो पैगाम चौधरी साहब तक भी किसी ने शायद पहुँचाया कि आप बस रेस्ट कीजिएगा, कुछ अर्सा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारिएगा, तो किसी के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट ना दीजिएगा। तो चौधरी साहब ने कहा कि मैं तो पहले ही किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देता और मेरा तो वतीरा ये नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ स्टेटमेंट देता फिरूं, और हम तो 50 साल से ये सारा सिलसिला लेके चल रहे हैं जिसमें मसालियत पसंदी की सियासत है वगैरह वगैरह। तो ये आगे से रिएक्ट, जिन्होंने पैगाम चौधरी साहब को बताया, चौधरी साहब ने आगे से ये रिएक्ट किया। अच्छा, तो फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा ये जो जुडिशल एक्टिविज़म चल रहा है मुल्क में, जहाँ मुझे उन्होंने मुखातिब करके कहा कि आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी, हाई कोर्ट में भी जज जो हैं जो थोड़े तगड़े होके लगे हुए हैं, इसी वजह से इनको मिल गया। तो मैंने कहा कोई डील वगैरह नहीं कोई? कहते नहीं, डील हुई होती तो पुलिस 20 पर्चों में और पकड़ने का क्यों आ जाती और कोर्ट में जाके क्यों कहती कि हमें ये बंदा मतलूब है। तो साथ ही इन्होंने बात को बढ़ाते हुए, बात जारी रखते हुए, यानी मुझे ये कहा कि चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट कल दिया था जो उनके नाम से पब्लिश हुआ था कि मुझ पर ज़्यादती करवाने और मुझे पकड़वाने में सबसे ज़्यादा मोहसिन नकवी साहब का हाथ है। तो इन्होंने मुझे बताया, जो करीबी रिश्तेदार हैं चौधरी साहब के, करीबी अजीज़ हैं, बहुत करीबी हैं, इन्होंने बताया कि वो ट्वीट तो डिलीट हो गया। मैंने कहा वो क्यों डिलीट कर दिया? कहते वो इस वजह से डिलीट हो गया कि चौधरी साहब की रजामंदी से उसे पब्लिश नहीं किया गया था। मैंने कहा क्या ये स्टेटमेंट चौधरी साहब ने दिया ही नहीं था? उन्होंने कहा नहीं, वो दिया होगा स्टेटमेंट, लेकिन उनको फाइनल जब आपने स्टेटमेंट को पब्लिश करना होता है तो एक दफ़ा दिखाते हैं कि ये आपका स्टेटमेंट है, ये हम देने लगे हैं सोशल पे, ये चलने लगा है। तो किसी ने कोई अमेंडमेंट करनी हो, कोई लफ्ज़ ऊपर नीचे करना हो, कोई ज़ेर पेश डालनी हो, तो उसमें चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो वो उनके अप्रूवल के बगैर नहीं था, तो वो फौरी निकाल दिया, वो डिलीट हो गया। ये उनका क्लेम है कि ट्वीट डिलीट हो गया। अच्छा, दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि जो चौधरी सालक हैं, यही जो अजीज़ हैं चौधरी साहब के, करीबी हैं, यानी बहुत करीबी, ये बता रहे थे कि जो अजीज़ हैं चौधरी सालक साहब, मिनिस्टर भी हैं, वो नहीं चाहते कि दोबारा बदमज़गी का ये लेवल आए और वो आग को ठंडा करना चाहते हैं और बड़े सलीके तरीके से इसको। अब ये न्यूट्रल पर्सनैलिटी है जो बता रही है, इसकी लड़ाई ना चौधरी सालक से है, ना इसकी लड़ाई चौधरी परवेज़ इलाही से है, और ये करीबी है, जो फैमिली को इकट्ठा करना चाहता है, जो भला चाहता है। तो इस वजह से इनको अगर ये बात चौधरी सालक साहब की पता चली है, तो मुझे पता है किस वाया से पता चली है, कहाँ से ये बात इन तक आई है। तो इस वजह से मैंने उस बात को वैसे ही रख लिया, चूँकि ये मुझे पता है कि ये पर्सनैलिटी जो है बड़ी न्यूट्रल, बड़ी मुदब्बर और बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत है ये। अच्छा, फिर जनाब मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जी अब चौधरी साहब की अफवाहें फैली हैं, इन्होंने बाहर जाना है। उन्होंने कहा बिल्कुल चौधरी साहब कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो अभी टेस्ट वगैरह उन्होंने करवाने थे, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। रिब्स का उनका मसला है, पैर के फ्रैक्चर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने कहा इन हालात में वो पार्टी कैसे संभालेंगे? तो उन्होंने कहा जी पार्टी संभालने के लिए तो वो आए हैं बेसिकली, और पार्टी को तो देखना है उन्होंने, तो पार्टी को लेकर आगे चलना है। तो ये तो बहुत बड़ा भला हो गया पार्टी का कि वो बाहर आ गए हैं। तो मैंने कहा वो मोहसिन इलाही साहब का क्या करना है? चौधरी साहब उनको मिलने जाएंगे या वो आएंगे? उन्होंने कहा नहीं, अहलिया जो है परवेज़ इलाही साहब की, वो बिल्कुल नहीं एक लम्हे के लिए भी तैयार कि मोहसिन साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। वो फैमिली खुल के कहती है कि हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा किसी स्टेज पे भी किसी अजियत को बर्दाश्त करे या वो गुमशुदा हो जाए। ये उनका स्टेटमेंट था जो मुझ तक पहुँचा। अच्छा, यहाँ तक बात आ गई। अब असल में हम तो कहानी सुना रहे थे कि जो तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर से हमारी गुफ्तगू हुई थी, और उस कहानी को कल हमने एक पार्ट में रिकॉर्ड करवा लिया, उसके बाद ये डेवलपमेंट आ गई। अब तहरीक इंसाफ की जो पर्सनैलिटी है, जो इमरान खान के करीबी है, वो हमें उस दिन बता रही थी कि मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। अब मंजरनामा बड़ा दिलचस्प है। इस पर्सनैलिटी का कहना था, तहरीक इंसाफ की जो एक्स मिनिस्टर भी हैं, वो कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा अलायंस बनने जा रहा है और उस अलायंस में मौलाना फजल रहमान लीड करेंगे
जमाते इस्लामी उसका हिस्सा होगी, GDA साथ होगा, पीर पगारो ग्रुप और सारे, तो ये एक साथ तहरीक इंसाफ होगी, तो ये एक पावरफुल अलायंस होगा। तो मैंने कहा ये इस पर कौन काम कर रहा है? उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की किसी पर्सनैलिटी के भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं हैं, और जिन लोगों के ज़ाती राब्ते थे उनके भी ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के ज़ाती राब्ते थे उनके राब्ते ख़त्म होने से उनको ज़ाती हैसियत में भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने इस लातादाद पर्सनैलिटीज़ इस तरह की गिनवाई। अब पर्सनैलिटीज़ गिनवाना मकसद नहीं है, बात फिर और तरफ ड्रैग हो जाएगी, निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। इसके बरक्स शाहिद असलम साहब की खबर कुछ और है। एक तो वालदा उनकी वफ़ात पा गई, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, और उन्होंने इस दौरान वीलॉग भी किया। उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ की बड़ी अहम शख्सियत की, बहुत अहम शख्सियत से ताकतवर हलकों में मुलाकात हो गई है। उन्होंने जो उसमें अशारों का नाम में बताया, मुझे एग्जैक्ट पता है कि वो किसका नाम ले रहे थे, मुझे उन्होंने बताया भी वो नाम, और तहरीक इंसाफ की शख्सियत का नाम भी बताया। वो खुद रिकॉर्ड पे आ जाएं, उनकी खबर है तो उनका हक है, मैं वो नाम नहीं ले सकता। बहरहाल अब बात यहाँ तक रुकी नहीं। वो कह रहे थे कि असल प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये बहुत जल्दी अनाउंस हो जाना चाहिए था, ये अलायंस जो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारी तरफ से कोई सुपरस्टार नहीं है, पार्टी धड़ों में बटी हुई है, ये फलाना धड़ा है, फलाना धड़ा है, फलाना धड़ा है। और उसमें जो एक कॉन्सेप्ट था पार्टी के इकट्ठ का, वो अब नहीं रहा, क्योंकि क़यादत जेल में है, मेन मरकज़ी किरदार जो हैं वो जेल में है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम जोड़ तोड़ कर रहे हैं। फिर उन्होंने उस दिन मुझे कहा कि परवेज़ इलाही भी देखे अंदर है, शाह महमूद भी अंदर है, इनमें से कोई बाहर हो तो चलें। तो परवेज़ इलाही बाहर आ गए। अब जब ये बात हो रही थी तो तब उस पर्सनैलिटी को भी नहीं अंदाज़ा था परवेज़ इलाही बाहर आ जाएंगे, और बिल्कुल हमें भी नहीं पता था कि परवेज़ इलाही बाहर आ जाएंगे। तो परवेज़ इलाही अब बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा वो मौलाना साहब के साथ कौन राब्ते में है? उन्होंने कहा असद कैसर, वो राब्ता कर रहा है। मैंने कहा इमरान खान असद कैसर से क्यों नाराज़ थे? उन्होंने कहा कि एक बड़ी अहम शख्सियत ने असद कैसर के ऑफिस का अप्रोच किया था और उनको बहुत डांटा था और बहुत उनको झिड़का था। तो असद कैसर ने इस्तीफ़ा दे दिया था और ख़ान को कहा था मैं इस्तीफ़ा देने लगा हूँ बतौर स्पीकर, और वो अदम एतमाद वाला जो पोलिंग होनी थी वो उसको सारा जो है वो प्रोसेस रुक गया बेसिकली। मैंने कहा वो क्या चाहते क्या थे? उसके चाहते ये थे कि ख़ान साहब जो हैं वो सिर्फ ये चाहते थे कि अदम एतमाद 10 दिन प्रोलॉन्ग हो जाए और तकरीरें होती रहें, 10-12 दिन 15 दिन निकल जाएं, इसी तरह बस तकरीरें लंबी लंबी होती जाएं, होल्ड रहे सिचुएशन, होल्ड रहे। तो इस दौरान वो एक बड़ी अहम पावरफुल शख्सियत ने असद कैसर को जाकर, उन्होंने वैसे मुझे नाम भी बताया उस शख्सियत का, उन्होंने जाके उनको शटअप कॉल दी, बहुत डांटा, बहुत झिड़का। तो वो इस्तीफ़े पे माइल हो गए और वो इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। ये वही दिन है जब एजाज सैयद लिफ्ट में जाते हैं, असद कैसर को रोक के कह रहे हैं कि ये आपने क्या हाईजैक किया हुआ है, और असद कैसर आगे से गाली निकाल देते हैं। तो उस दौरान गालिबन वो डांट सुन के आए होंगे, फिर यहाँ सुनने जा रहे होंगे, या फिर किधर गए वो, मैं इससे आगे मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ। तो असद कैसर वाली कहानी उन्होंने सुनाई कि ये हुआ था बेसिकली। फिर उन्होंने कहा कि इसमें सबसे मेन किरदार मौलाना फजलुर रहमान का रहेगा और मौलाना फजलुर रहमान इसको लीड करेंगे, वही लेके चलेंगे। उनका ख्याल था कि जमात इस्लामी भी उनका साथ देगी। जो जमात इस्लामी की क़यादत जो है वो बदल चुकी है, उसकी क़यादत से बदलने से पूरी पार्टी बदलेगी, उसका DNA बदलेगा, और जो मौजूदा उनके अमीर हैं उनमें जो बगावत की जो है रमक वो बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा देकर कहा था कि देखें यहाँ से तो मैं जीता ही नहीं, तो कहा था तहरीक इंसाफ जीती है। फिर मेयर के इलेक्शन में जो उन्होंने वावेला किया, जिस तरह पूरा मीडिया पुल किया, तो उनकी शख्सियत बाकी जितने उनके अमीर गुजरे हैं लेटेस्ट, उनमें ये ज़रा और तरह की शख्सियतें हैं, और तरह के ये हैं जो अमीर जमात इस्लामी हैं। तो अभी जिस पर्सनैलिटी से हमारी बात हुई उसका ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता तो है, GDA और ये जमात इस्लामी से भी रब्ता उस्तवार करके, तो ये उन्होंने कहा कि 3-4 हफ्ते में हो सकता है ये मंजर हम पर आ जाए। लेकिन उनका कहना था कि ये सारी चीज़ें IMF के जो फाइनल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात और नेगोशिएट और बजट वगैरह है, इससे पहले अगर हो जाएगा तो फिर ज़्यादा हमें बेहतर लगेगा, लेकिन हो सकता है इससे डिले भी हो जाए और इसमें फिर सारे लोग स्ट्रीट में जाएंगे, बड़े लेवल पर एहतजाज होगा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो इनका ख्याल था कि ये गवर्नमेंट फिर
इनका मुश्किल हो जाएगा, गवर्नमेंट जो है वो घुटनों पे आ जाएगी। ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। परवेज़ इलाही क्या रोल प्ले कर पाएंगे आग ठंडी करने में, ब्रिजिंग करने में, आपको अपडेट रखेंगे। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।